सबसे पहले तो प्रतिभा जी आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लग रहा है जानकर कि आप पिछले 7-8 वर्षों से भूमिशा ऑर्गेनिक्स का संचालन कर रही हैं, जो कि आपने एक स्टार्टअप के तौर पे शुरू किया था। बताएँ कि इस कार्यक्रम से जुड़कर कैसा लग रहा है आपको, ये जो आपकी संस्था है? मैंने इसका जो इनॉग्रेट किया था, मतलब इस संस्था को जो मैंने बनाया है वो इस उद्देश्य से बनाया था कि लोगों तक जैविक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, पर्यावरण अच्छा रहे, साथ में किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिल पाए। हुँ। तो इन सब चीज़ों को लेके मैंने बनाया और आज मैं बहुत खुश हूँ कि 1400 से ज़्यादा परिवार मेरे साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। बहुत सारी अलग-अलग जगह है जहाँ से लोग मुझसे मिलने आते हैं, मुझे बताते हैं कि उनकी क्या समस्या है और उनको ये उम्मीद रहती है कि कहीं न कहीं मैं उनका कुछ मदद कर पाऊँगी। तो अच्छा लग रहा है मुझे ये सब चीज़ कर के बहुत। शुरू में आप गणित की शिक्षिका थीं और उसके बाद किस प्रकार से आपका ये माइंड डाइवर्ट हुआ और आपने पूरा अपना जो अभी का जो समय है जैविक खेती के लिए या जैविक उत्पादों की प्रमोशन के लिए लगा दिया? मैं गणित की शिक्षिका थी, मैं गणित पढ़ाती थी, मेरा एजुकेशन भी बेसिकली गणित से ही रहा है। और हमारा ये था कि गणित पढ़ाते हुए अच्छा तो लगता था, लेकिन लगता था समाज के लिए क्या कर रहा है? बच्चों को शिक्षा देना भी समाज के लिए ज़रूरी था। बट मेरा मन बहुत ज़्यादा उस काम में लग नहीं रहा था। मेरे को लग रहा था कुछ अलग हट के करना है। जब मैं एक बार घूमने हम हमारी फैमिली घूमने गए पंजाब में, कैंसर ट्रेन देखी, पता चला कि ये कैंसर ट्रेन इसलिए चलती है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रसायन का उपयोग होता है। लोग जो खाते हैं या जो दवाई देते हैं मज़दूर, उनको उस चीज़ के कारण कैंसर हो रहा है। तो बड़ा अजीब-सा लगा। तो लगा कि इसलिए कुछ नई क्रांति करना चाहिए कि लोगों को जोड़ो, उनको बताओ कि कितना हार्मफुल है ये सब चीज़ें। और बस इसलिए ये धुन सवार हुई कि करना है, तो शुरू कर दिया अपना सफ़र। प्रतिभा जी, आप नारी सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं, आप नारी जगत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। आप उन उलझनों से भी निकल कर आगे आई हैं जब आपको कैंसर जैसी बीमारी ने आपको घेरा और किस प्रकार से आपने उसको हराकर एक नई दिशा में कदम बढ़ाया जो कि आज आपके भीतर एक हौसला भी है, हिम्मत भी है, जज़्बा भी है। हाँ, मुझे कैंसर हुआ था। 2020 में हमारा कैंसर डिटेक्ट हुआ था और उस टाइम पे ये था कि परिवार का बहुत सपोर्ट रहा, मेरे हस्बैंड का, मेरी सास का, मेरे बच्चों ने बहुत कोऑपरेट करे मेरे साथ। तो ये बीमारी से लड़ने के लिए मुझे था कि हाँ, मुझे निकल कर के बाहर आना है। क्योंकि अगर मैं हार कर घर में बैठ जाऊँगी तो ये जो मैंने बीड़ा उठाया था इतने लोगों का, ये कैसे संभव होगा? तो बस वहाँ से एक मन में था और आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ा था कि मुझे इन सब चीज़ों को हरा करके आगे चलना है और आगे काम करना है। तो बस इसीलिए मैंने उस बीमारी में को उस बीमारी ने मुझे रोका नहीं। बस उस बीमारी से जीत कर के मैं आगे बढ़ी और आगे चलकर मैं अपना काम कंटिन्यू करती रही और आज काफ़ी सफलता से मैं काम कर रही हूँ और कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि उस बीमारी से मुझे कुछ तकलीफ़ हुई या कुछ हानि हुई। हाँ, ठीक है, बीमारी थी, आई और चली गई। बस आत्मविश्वास बना रहा अपना, तो इसलिए आज यहाँ तक पहुँच गए। ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि ये एक जीवन ऐसा है जिसमें नकारात्मक, सकारात्मक दोनों पहलू होते हैं और नकारात्मक से यदि हम जूझ कर आगे निकल गए तो फिर हमें कोई भी ताकत पीछे नहीं कर सकती। बिल्कुल सही बात है कि मतलब अगर मैं उस समय हार के घर बैठ जाती तो शायद आज घर ही बैठी रहती। लेकिन मेरा एक था कि मुझे हारना नहीं है और सबसे बड़ी बात है मुझे मेरे परिवार ने हारने भी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नहीं आप तो आगे बढ़ना ही है और आगे बढ़ कर के आपको काम करना ही है। तो जब भूमिशा नाम आपने रखा तो क्या सोच कर रखा अपनी संस्था का नाम? भूमिशा एक्चुअली मेरी डॉटर का नाम है, मेरी बेटी का अच्छा। नाम है भूमिशा और भूमिशा का मतलब ये होता है डिराइव फ्रॉम अर्थ, धरती से पैदा हुआ। तो जब मेरी बेटी हुई थी, अभी मेरी बेटी 19 साल की है, मेरी बेटी जब हुई थी, हम खेती परिवार से जुड़े हैं तो हमने उसका नाम भूमिशा रखा। वाह! तो जब मुझे ऐसा लगा कि मेरी बेटी का नाम भूमिशा है और भूमिशा का मतलब ही ये होता है डिराइव फ्रॉम अर्थ। हुँ। तो ये सोच कर के मैंने कि प्रकृति की ओर ही मेरा एक कदम है, इसलिए मैंने उसका नाम भूमिशा रख दिया। जब आपने भूमिशा को शुरू किया था तब आपको क्या अंदाज़ा था कि आज आपकी लोकप्रियता इस कदर बढ़ जाएगी कि आपके प्रोडक्ट्स को जानने, समझने के लिए और खरीदने के लिए लोग दूर-दूर से आएँगे? बिल्कुल नहीं। हाँ, मतलब मैंने तो ये सोचा ही नहीं था और ख़ासकर मेरा जो सफ़र है बहुत ही कम समय का सफ़र है कि मैंने 8-9 साल 10 साल में लोगों को ऐसा लगता है कि लोग इतनी जल्दी अपना व्यवसाय बढ़ा नहीं पाते, मुकाम बना नहीं पाते। लेकिन मैंने पैसा कमाया नहीं कमाया ये नहीं पता मुझे, लेकिन मैंने लोगों के दिल में अपनी जगह बहुत बना ली है। हाँ।
आज मेरे को चाहने वाले, मेरे से जुड़ने वाले, मेरे से बात करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। मैं दिन भर लोगों से मिलती हूँ, जुलती हूँ, सोशल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहती हूँ। तो कहीं न कहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोगों ने मुझे बहुत सराहा, मेरे काम को बहुत सराहा और पसंद करते हैं लोग इस चीज़ को कि मैं ऐसा काम कर रही हूँ। क्या बात है! तो प्रतिभा जी, शुरुआत आपने किस प्रकार के जैविक उत्पादों से शुरू की? सबसे पहले तो मैंने लोकल ऐसे उत्पादों को चुना जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आते हैं, जैसे गेहूँ, दालें, चावल। फिर इसके बाद मैं धीरे-धीरे मसालों पे डाइवर्ट हुई, फिर धीरे-धीरे मैंने ऑयल सीड्स शुरू करे। फिर मेरे को समझ आया कि कैसे खाना है, तो कोल्ड कंप्रेस कंची घानी का तेल खाना है और चक्की वाला आटा खाना है। तो ऐसे करके हमने अपने प्रोडक्ट्स को स्पेशल रेंज बनाई कि चक्की वाला आटा खाना है आपको तो भूमिशा ऑर्गेनिक है, कच्ची घानी का तेल खाना है तो भूमिशा ऑर्गेनिक है, कोल्ड प्रेस्ड मसाले खाना है तो भूमिशा ऑर्गेनिक है। तो ऐसे करके हमने अपने मतलब रेंज अपनी बढ़ाती गई और आज हमारी रेंज बहुत ज़्यादा है। मतलब हमारे पास सभी प्रकार के सभी उत्पाद उपलब्ध होते हैं। और आपने अब उन उत्पादों को भी लोगों के सामने रखा है जो कभी छुपे हुए होते थे, जैसे हम मोटा अनाज कहते हैं, मिलेट्स कहते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर आज ये मोटा अनाज इतना लोकप्रिय हो गया है कि न सिर्फ घरों में बल्कि बड़े-बड़े सेमिनार्स में, वर्कशॉप्स में और नक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना एक विशेष मुकाम बना चुका है। तो आपने कैसे पदार्पण किया मिलेट्स के फील्ड में? दो मतलब हम लोग पहले भी मिलेट्स बेचते थे, कोदो कुटकी, कम लोग खरीदते थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया, तो एकदम से लोगों के बीच में मोटे अनाज को लेकर के उत्सुकता हो गई, क्या है ये मोटा अनाज? हुँ। लोग जानते नहीं थे क्या है, आज भी मैं पूछूँ तो सबको नहीं पता होता पूरे पॉज़िटिव मिलेट्स कौन से हैं, बट मोटा अनाज खाना है, एक ये था, मिलेट खाना है। तो हम लोगों ने जगह-जगह जाकर के छोटे-छोटे कैंप किए, लोगों को बताया कि मोटे अनाज क्या है, उसको खाने से क्या फ़ायदे हैं। तो बस हमने पहल शुरू करी। अब वो डायरेक्ट अनाज खाना कठिन था, तो हमने उसको ऐसा बनाया जो ईज़ी खा सके। हमने उसके कुकीज़ बनाए, बिस्किट्स बनाए, प्रीमिक्सेस बनाए, डोसा इडली के पाउडर बनाए, तो जिससे लोगों को लगा कि अरे ये ज़्यादा ईज़ी है, हम इसको तुरंत बना के खा सकते हैं। तो लोगों के बीच में मोटे अनाज की ऐसे लोकप्रियता बढ़ती गई। क्या बात है! मैंने सुना है कि आपने मिलेट्स की आइसक्रीम भी बनाई है। जी, बिल्कुल, हमने मिलेट की आइसक्रीम बनाई क्योंकि बच्चों को फ़ोकस्ड एरिया था मेरा कि बच्चों को कैसे मिलेट खिलाना है, तो इसलिए मैंने कुकीज़, बिस्किट और आइसक्रीम सिर्फ़ बच्चों के लिए बनाई है। ये मेरा डेडिकेटेड है, मैं केक भी बच्चों के लिए बनाती हूँ मिलेट्स के। बहुत सारे स्कूल्स में जाती हूँ, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और पूछते हैं उनसे कि कैसा लगा तुम्हें आइसक्रीम खा के या कैसा लगा तुम्हें केक खा के? कि मिलेट के हैं ये तुम्हें पता चल रहा है? तो वो बोलते हैं नहीं मैडम पता नहीं चलता है और अच्छा लग रहा है, टेस्ट अच्छा हुँ। लगता है उनको और वो लोग बहुत पसंद करते हैं इस चीज़ को। तो आपके जो उत्पाद हैं, किस प्रकार से अब अन्य देशों में भी अपनी लोकप्रियता अर्जित कर रहे हैं? क्योंकि आप लगातार इसमें सक्रियता से काम कर रही हैं। जी हाँ, मैं हर एग्ज़िबिशन में जाती हूँ, दिल्ली जाती हूँ, बॉम्बे जाती हूँ, अलग-अलग मैं इंडोनेशिया, जकार्ता, मेदान, मलेशिया यहाँ भी जा चुकी हूँ। तो मेरे प्रोडक्ट्स जो हैं सभी जगह लोकप्रिय था क्योंकि इनको बनाना आसान है और किसी भी प्रकार से हम बनाते हैं तो बहुत जल्दी बन जाते हैं। बिस्किट है, तुरंत आपने पैकेट निकाला, खा लिया, मिलेट है, तो आपके पास एक हेल्दी ऑप्शन हो जाता है। तो इसीलिए ये हो जाता है कि लोगों को अच्छा लगता है कि हमको तुरंत कोई चीज़ खाने को मिल जा रही है और मिलेट खाने को मिल जा रहा है। देश-विदेशों में भी हाँ, ये है कि बहुत बल्क में नहीं, छोटे-छोटे लेवल पे सप्लाई कर रहे हैं, जी। लेकिन हम सभी जगह पे प्रॉपर सप्लाई कर रहे हैं अभी अपने। जैविक खेती की वर्तमान में कितनी बड़ी आवश्यकता मानती हैं प्रतिभा जी? क्योंकि लगातार ये कहा तो जा रहा है कि जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन फिर भी हम उस स्तर तक नहीं पहुँच पाए हैं, जब हमें जैविक खेती को एक बहुत बड़े दायरे में की जा रही हो। जैविक खेती आज के लिए बहुत ज़रूरी हो गई है। अगर ज़रूरी हो गई है ये सरकार के दिमाग में भी कहीं न कहीं आ चुका है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आज प्राकृतिक और जैविक खेती को लेकर संसार की सरकार की बहुत सारी अलग-अलग नीतियाँ बनी हैं। गवर्नमेंट जो है कहीं न कहीं किसानों को बहुत प्रमोट कर रही है कि आप जैविक खेती करो क्योंकि हमारी मिट्टी 10 साल बाद या 15 साल बाद बंजर हो जाएगी क्योंकि हमने इतना उसमें रसायन डाल दिया। अब इतना रसायन डालने के बाद जब अगर हमारी मिट्टी बंजर हो गई, तो हम कैसे कर पाएँगे? तो इसलिए हम लोगों ने ये सोचा है कि नहीं जैविक की एक पहल है, किसानों के बीच में हमको जगाना है उनकी कि तुम पहले भी तो वही कर रहे थे, अब वापस से आओ अपने रूटीन पर और करो इस काम को। तो ये बहुत बड़ी आवश्यकता है अगर हमको अपनी मिट्टी बचाना है, अपने आने वाली जनरेशन को ये खेती वैसी की वैसी सौंपना है, तो फिर जैविक और परंपरागत खेती को करना ही होगा। शासन से आप किस प्रकार का सहयोग चाह रही हैं अपने इस संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए? और क्या आपको किस प्रकार से सम्मान मिला है, उपलब्धियाँ हासिल हुई हैं इस क्षेत्र में?
शासन से मध्य प्रदेश शासन का एक फसल विविधीकरण प्रोत्साहन योजना है जो मुझे मिला है। बहुत छोटी सी कंपनी है मेरी, लेकिन फिर भी सरकार ने मुझ पे भरोसा किया और मुझे ये दिया है, जिससे मैं किसानों को अपने साथ जोड़ करके 7 जिलों में काम कर रही हूँ। उसके अलावा शासन से बस यही अपेक्षाएँ रखेंगे कि हम जैसी छोटी ऑर्गेनाइज़ेशन को अगर थोड़ा भी महत्व मिल जाता है, थोड़ी भी हमारी कामयाबी लोगों तक पहुँचती है, हमें बेनिफिट होता है, हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले लोग हैं। तो कहीं न कहीं हमसे जुड़ कर के जितने लोग होते हैं, उन सबको फ़ायदा होता है। तो यही चीज़ है, बाकी गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट्स ने, सारे अधिकारियों ने खुलकर मेरा साथ दिया है और मुझे सपोर्ट किया है। मतलब आया चाहे एग्रीकल्चर बोलो, हॉर्टिकल्चर बोलो, एपिडा बोलो, मतलब मैं बोलूँगी कि मेरी सक्सेस को यहाँ तक बढ़ाने में कहीं न कहीं एपिडा की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। कुछ खास पड़ाव आपके इस यात्रा में जो रहे हों, जहाँ पर आपने अपने प्रोडक्ट को प्रदर्शित किया हो और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला हो, लोगों ने बहुत सराहा हो? श्री अन्न प्रोग्राम में जब प्रधानमंत्री जी ने खुद आकर के हमारे आइसक्रीम के काउंटर को देखा, तो वो मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बस दुःख इस बात का था कि मैं उनको चखा नहीं पाई थी, क्योंकि वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई का इश्यू आ गया था, जिसके कारण के हम उनको आइसक्रीम बना के खिला नहीं पाए। दूसरी चीज़ कि जब नरेंद्र सिंह तोमर जी केंद्रीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे और जब मेरी आइसक्रीम नहीं खा पाए और मैं थोड़ा-सा नर्वस हो गई कि मैं नहीं खिला पाई उनको, वो मेरे सामने से निकल गए। तो उन्होंने खुद आकर के मेरी आइसक्रीम खाई, इवन प्रधानमंत्री जी ने नहीं खाया, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट में ये कहा कि सभी जाके श्री अन्न की आइसक्रीम खाएँगे। क्या बात! तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि उन्होंने खुद बोला। फिर पीएमओ ऑफ़िस से हमें मिलेट्स के प्रोडक्ट के लिए, एम्बेसी के लिए दिवाली के गिफ्ट हैम्पर के ऑर्डर आए। क्या बात है! ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि खुद वहाँ से हमारे पास ऑर्डर आ रहा है। हाँ। फिर मुख्यमंत्री जी ने, अपने मोहन यादव जी ने हमारी आइसक्रीम को खाया और उन्होंने आश्चर्य किया कि मिलेट की भी आइसक्रीम बन सकती है। वाह! तो ये सारी जो पड़ाव हैं मेरी ज़िंदगी के, ये बहुत बड़े-बड़े पड़ाव हैं। अभी हाल ही में हमारे यहाँ खाद्य प्रसंस्करण विभाग से सचिव डॉक्टर सुब्रतो सर आए थे। उन्होंने बहुत एप्रिशिएट किया और मुझे कहा कि आपको इसको बढ़ाने में जो भी मदद लगेगी हम आपकी करने को तैयार हैं। तो ये सब ज़िंदगी के ऐसे पड़ाव हैं जो कहीं न कहीं आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरणा देते हैं। वास्तव में हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि आपको इन बड़े-बड़े मंचों पर अपनी जो प्रोडक्ट्स है उसके लिए इतनी सराहना मिली है। आने वाले समय में क्या और सोच रही हैं प्रतिभा जी आप करने के लिए? मैं आइसक्रीम पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हूँ कि आइसक्रीम को, मेरे को इस बिज़नेस को, कि बच्चे जो आज बहुत ही अलग-अलग प्रकार से खाते हैं जिसमें कि ऑयल मिक्स है, लेकिन मैं एक हेल्दी ऑप्शंस उनके सामने रखना चाहती हूँ कि बच्चे पिज़्ज़ा भी खाना चाहते हैं, आप उनको मना नहीं कर सकते। तो हम मिलेट बेस्ड अपनी एक रेंज तैयार कर रहे हैं, छोटे-छोटे रेस्टोरेंट्स बनाना चाहती हूँ कि ऐसे करूँ मैं ताकि लोगों को पता चले कि मिलेट्स का क्या-क्या बन सकता है, कितना हेल्दी है। मेरा फ़ोकस बच्चों पे इसलिए रहता है, मेरे भी बच्चे हैं 2, तो मेरा फ़ोकस बच्चों पे इसलिए रहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चों ने खाया ना जो चीज़, वो चीज़ पॉपुलर हो जाएगी। सही है। क्योंकि बच्चे ही आगे हमारा भविष्य है और बच्चों को खाने से आगे की पीढ़ी तक मैं वो बात को पहुँचा सक रही हूँ कि मोटा अनाज खाना है। हुँ, हुँ। तो चलते-चलते आप क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि आप महिला का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और नारी सशक्तिकरण की मिसाल बन चुकी हैं और 8 मार्च को महिला दिवस भी है। क्या निवेदन है आपका अपने जैसी बाकी महिलाओं से कि वो आगे बढ़ने के लिए किस प्रकार से अपनी मेहनत को सामने ला सकती हैं और कुछ करके दिखा सकती हैं? मैं तो सभी महिलाओं से ये कहूँगी, क्योंकि उनके अंदर कहीं न कहीं एक प्रतिभा सबके अंदर छुपी हुई है। जी। बस उसको आगे लाना है। जैसे मेरे अंदर की छुपी प्रतिभा को मेरे परिवार ने निखारा है, ऐसे आपके अंदर भी प्रतिभा छुपी है। बस उसको आपको भी अपने परिवार के सामने लाना है, बताना है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक महिला कोशिश करती है तो पूरा परिवार उसके साथ खड़ा हो जाता है। तो कहीं न कहीं ये सभी महिलाओं से कहना चाहूँगी कि वो अपने हुनर को पहचानें, आगे बढ़ें और अपने परिवार के अलावा समाज के लिए भी कुछ न कुछ करें। तो प्रतिभा जी की प्रतिभा के हम कायल हो चुके हैं और आपकी बात को सुनकर हमारे श्रोताओं के मन में भी कुछ ऐसे ही भाव उपजेंगे। आपके भूमिशा ऑर्गेनिक्स को हम बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप नित नई उपलब्धियाँ हासिल करती रहेंगी। इतना समय देने के लिए प्रतिभा जी, आपका हार्दिक आभार। धन्यवाद सर।